एक ऐसा किलर जो किल्स करने के बाद न्यूज़पेपर्स और अथॉरिटीज़ को लेटर्स लिखता और बड़े प्राउड के साथ अपने हर जुर्म को कबूल करता और ये भी बताता कि उसने विक्टिम्स को कैसे मारा। यही नहीं, वो न्यूज़पेपर्स और अथॉरिटीज़ को साइफर्स भी भेजता इस डिमांड पे कि अगर वो उसे पब्लिश नहीं करेंगे तो वो और मर्डर्स करेगा। तो फिर आखिर क्यों FBI एंड अथॉरिटीज़ सब कुछ करने के बाद भी आज तक उस किलर को नहीं पकड़ पाए? दोस्तों, यूडीवर्स की वीडियो में मोस्ट वेलकम। 20 दिसंबर 1968 कैलिफोर्निया की एक ठंडी रात थी। दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स बेटी लो जेनसन एंड डेविड फराडे अपनी पहली डेट पर निकले हुए थे। उनका प्लान था एक फ्रेंड के घर जाने का, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रास्ते में मौत उनका इंतजार कर रही है। वो लेक हरमन रोड पर रुके हुए थे। बेटी एंड डेविड अपनी कार में बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी अचानक एक शख्स बंदूक थामे उनके करीब आया और बिना किसी वार्निंग के उसने उनके कार के टायर पर शूट कर दिया। डेविड और बेटी घबराकर कार से बाहर निकले तो किलर ने डेविड को भी गोली मार दी। बेटी ने अपनी जान बचाकर भागना चाहा, लेकिन उसने पीछे से बेटी पर भी 5 गोलियां चला दी, जिससे वो दोनों मौके पर ही मर गए। जिसके बाद वो फौरन फरार हो गए। ज़ोडिएक किलर अपने पहले 2 मर्डर्स करने के बाद 6 महीने तक चुप रहा, लेकिन फिर 4 जुलाई 1969 को 18 साल की डेरेलिन फेरन एंड 16 साल का माइकल मैगी फायरवर्क्स लेने गाड़ी में निकले हुए थे। उन्होंने नोटिस किया कि कोई अननोन गाड़ी उन्हें फॉलो कर रही है। गाड़ी से पीछा छुड़ाने के लिए वो ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क की पार्किंग में टर्न हो गए। उस अननोन कार ने उन्हें ब्लॉक कर दिया और फिर उसमें से एक शख्स निकला जिसके हाथ में एक फ्लैशलाइट थी। उसने फ्लैशलाइट उन दोनों की तरफ पॉइंट की और फिर उन दोनों को शूट कर दिया। डेरेलिन तो मौके पर ही मर गई, लेकिन माइकल किसी तरह जिंदा बच गया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो माइकल की हेल्प से ज़ोडिएक किलर का स्केच बनवा लिया। उसी दिन रात को 11:40 पर पुलिस डिपार्टमेंट को एक कॉल आई। कॉल करने वाले शख्स ने कुछ बोलने से पहले ही कॉल काट दी। ये सबसे पहली कॉल थी जो ज़ोडिएक किलर ने पुलिस को की थी। मर्डर के 4 दिन के बाद ज़ोडिएक ने अपना पहला लेटर भेजा। ज़ोडिएक ने उस लेटर में अपने जुर्म को एक्सेप्ट किया और कुछ ऐसी डिटेल्स बताई जिससे पुलिस को ये यकीन आ जाए कि कत्ल उसी ने किया है। ज़ोडिएक ने हर न्यूज़पेपर को साइफर भेजा। हर न्यूज़पेपर को साइफर का डिफरेंट हिस्सा मिला। ज़ोडिएक ने लेटर में ये भी बताया कि साइफर सॉल्व करने के बाद पुलिस उसकी असली आइडेंटिटी तक पहुंच सकती है। इस साइफर को एक स्कूल टीचर और उसकी वाइफ ने क्रैक किया। साइफर का मैसेज था, आई लाइक किलिंग बिकॉज इट इज सो मच फन। इट इज मोर फन देन किलिंग वाइल्ड गेम इन द फॉरेस्ट बिकॉज मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ ऑल टू किल। 4 अगस्त 1969 को ज़ोडिएक किलर ने एक और लेटर लिखा जिसमें उसने पहली बार अपना इंट्रो एज ज़ोडिएक किया। इस लेटर में उसने साइफर के बारे में भी बात की और पुलिस का मजाक उड़ाया कि वो उसे पकड़ नहीं सकते। इस लेटर के तकरीबन 2 महीने तक ज़ोडिएक खामोश रहा। पुलिस ने इन 2 महीनों में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ज़ोडिएक को पकड़ने में, मगर उन्हें कोई सॉलिड क्लू नहीं मिला। आखिर 27 सितंबर 1969 को 20 साला ब्रायन एंड 22 साला सिसिलिया शेफर्ड लेक ब्रिएसा के करीब पिकनिक मना रहे थे। तभी एक अजनबी शख्स जिसने ब्लैक हुड और अपनी शर्ट पर वाइट क्रॉस सर्कल बना रखा था सामने आया। पहले तो उसने उन दोनों को पिस्टल दिखाकर डराया और कहा कि वो भागा हुआ कैदी है जिसे पैसों और एक कार की ज़रूरत है। फिर उसने उन दोनों को रस्सियों से बांधकर चाकू से मारा। ब्रायन को 6 बार स्टैब किया और सिसिलिया को 10 बार। ज़ोडिएक ने वहाँ से निकलने से पहले ब्रायन की कार पर एक मैसेज लिखा जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारी डेट्स पहले मर्डर्स की थी। किस्मत से इन दोनों की सांसें चल रही थी। इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। सिसिलिया सरवाइव ना कर सकी, लेकिन ब्रायन ने सरवाइव कर लिया। इन्वेस्टिगेट करने पर ब्रायन ने पुलिस को सब डिटेल में बता दिया। उसी दिन रात को ज़ोडिएक ने पुलिस को फिर से फ़ोन किया और मर्डर की सारी डिटेल्स बताई। अब पुलिस को लगने लगा कि ज़ोडिएक की लड़कियों से कोई ख़ास दुश्मनी है, क्योंकि पिछले मर्डर्स में लड़कियां सरवाइव नहीं कर पाई थी। लेकिन पुलिस का ये वहम तब टूटा जब ज़ोडिएक ने पिछले मर्डर से 2 वीक बाद एक कैब ड्राइवर जिसका नाम पॉल था उसे मैपल स्ट्रीट जाने को कहा और उसकी गाड़ी में बैठ गया। अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद ज़ोडिएक ने पॉल को भी शूट कर दिया। ज़ोडिएक ने वहां से फरार होने से पहले पॉल की शर्ट का एक पीस काट के अपने पास रख लिया। पास मौजूद एक बिल्डिंग से 2 बच्चे ये सब देख रहे थे। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। किस्मत से उसी एरिया में एक पुलिस की कार मौजूद थी जिसने फौरन ज़ोडिएक को सर्च करना शुरू किया, पर ज़ोडिएक इस बार भी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया।
पुलिस ने क्राइम सीन पर मौजूद पॉल की कार को चेक किया तो उन्हें ज़ोडिएक के फिंगरप्रिंट्स मिल गए। इस बार भी ज़ोडिएक ने न्यूज़पेपर्स को लेटर्स लिखकर अपना जुर्म कबूल किया और साथ ही पॉल की शर्ट का टुकड़ा भी बेच दिया। जिन बच्चों ने ज़ोडिएक को मर्डर करते हुए देखा था, उन बच्चों की हेल्प से ज़ोडिएक का एक नया स्केच बनवा लिया गया और टैक्सी ड्राइवर्स में सर्कुलेट करवा दिया गया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा ना हुआ। अब पुलिस बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। 5 महीने तक ज़ोडिएक लेटर्स और साइफर्स भेजता रहा। 21 मार्च 1917 को कैथलीन जोन्स हाईवे 132 पर ड्राइव कर रही थी। गाड़ी में कुछ खराबी होने की वजह से उसकी गाड़ी बंद हो गई। तभी ज़ोडिएक वहां पहुंच गया और कैथलीन को किडनैप करने की कोशिश की, पर कैथलीन किसी तरह जान बचाकर भाग गई। जब पुलिस ने कैथलीन को ज़ोडिएक का स्केच दिखाया तो उसने फौरन पहचान लिया। अगले 4 साल तक ज़ोडिएक लेटर्स लिखता रहा, जिसमें वो मर्डर्स की डिटेल्स देता या पुलिस का मजाक उड़ाता। ज़ोडिएक ने अपना आखिरी लेटर 1974 में लिखा। इस लेटर में उसने अपना और पुलिस का स्कोर लिखा। पुलिस का कहना था कि ज़ोडिएक ने 5 कंफर्म्ड मर्डर्स किए हैं, बाकी उसने सार्कास्टिकली लिखे हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम को ज़ोडिएक कोई आम आदमी नहीं लगा, बल्कि उनको लगता था कि ज़ोडिएक का मिलिट्री बैकग्राउंड हो सकता है, क्योंकि उसका मर्डर करने का पैटर्न और साइफर कोड्स की नॉलेज मिलिट्री लेवल की थी। पुलिस ने काफ़ी लोगों को ज़ोडिएक किलर समझकर उठाया, जैसे जॉर्ज हुडल, रिचर्ड एंड आर्थर लीइंग एलन, लेकिन पुलिस कभी भी असली ज़ोडिएक किलर तक ना पहुंच सकी। ज़ोडिएक कौन था और उसका उन मर्डर्स के पीछे क्या मोटिव था, ये आज भी एक मिस्ट्री है।